आज हम राजस्थान की कहानी को परत दर परत खोलने वाले हैं। हमारे पास इस राज्य की भूगोल, इतिहास और इसके बनने की प्रक्रिया पर बहुत गहरे नोट्स हैं। जी। हमारा मिशन है इन नोट्स के जरिए भारत के सबसे बड़े राज्य की एक ऐसी तस्वीर बनाना जो सिर्फ नक्शों और तारीखों से कहीं आगे जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये सफर बड़ा दिलचस्प होने वाला है। हम शुरुआत करेंगे उस सवाल से कि भाई इस जमीन को इसका नाम कैसे मिला। हाँ। फिर लाखों साल पीछे जाकर देखेंगे कि ये जमीन बनी कैसे, और फिर वहां से आज के राजस्थान के राजनीतिक रूप और इसकी जो अनोखी भौगोलिक पहचान है वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नाम। इन नोट्स में साफ लिखा है कि राजस्थान हमेशा से राजस्थान नहीं था। वैदिक काल के ऋग्वेद में इसे ब्रह्मवर्त कहा गया है। ये नाम सुनने में ही कितना प्राचीन और अलग लगता है। बिल्कुल। और ये कहानी आगे बढ़ती है। रामायण में वाल्मीकि ने इसी जगह को मरु कांतार कहा। मरु कांतार। हाँ, मरु मतलब मरुथल और कांतार मतलब यूं समझें एक दुर्गम जंगल या क्षेत्र। तो एक तरह से इसका मतलब हुआ है रेगिस्तान का जंगल। अच्छा, तो ये नाम उस समय की भौगोलिक समझ को दिखाता है कि लोगों के लिए ये एक विशाल, सूखा और काफी मुश्किल इलाका था। सही। और यहाँ से कहानी आधुनिक समय में एक दिलचस्प मोड़ लेती है। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस नाम के एक अंग्रेज थे। हाँ। उन्होंने इस पूरे इलाके के लिए राजपूताना शब्द इस्तेमाल किया। जाहिर है ये यहाँ के राजपूत शासकों की वजह से था। लेकिन वो नाम भी पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ है ना। नहीं हुआ। असल में राजस्थान शब्द का जो पहला लिखित प्रमाण है वो हमें 1829 में मिलता है, कर्नल जेम्स टॉड की मशहूर किताब में। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। जी, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उन्होंने इस शब्द को लोकप्रिय बनाया और कह सकते हैं कि यहीं से इस राज्य को इसका स्थायी नाम मिला, को दिखाता है। पर ये भूगोल, ये बना कैसे? इन नोट्स में जो एल्फ्रेड वेगनर की थियरी का जिक्र है वो तो हमें लाखों साल पीछे ले जाती है। हाँ, ये कहानी की जड़ है। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के मुताबिक कभी दुनिया के सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। पैंजिया, बिल्कुल। जब ये टूटा तो दो बड़े हिस्से बने, उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड। और इन दोनों के बीच में एक विशाल समुद्र था, टेथिस सागर। अरे एक मिनट, तो इसका मतलब ये है कि आज का जो राजस्थान है वो इन दो अलग अलग प्राचीन महाद्वीपों और एक गायब हो चुके समुद्र के अवशेषों से बना है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मतलब अगर मैं अरावली में ट्रैकिंग कर रही हूँ और फिर जैसलमेर के धोरों में चली जाऊं तो मैं भूवैज्ञानिक रूप से दो अलग अलग दुनिया में खड़ी हूँ। आप बिल्कुल दो अलग दुनिया में खड़ी हैं। यही तो राजस्थान की भौगोलिक विविधता का रहस्य है। राज्य की अरावली पर्वतमाला जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। हाँ। और दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का पठार, ये दोनों गोंडवाना लैंड का हिस्सा हैं। ये कठोर प्राचीन चट्टानों से बने हैं। और पश्चिमी रेगिस्तान और जो ये पूर्वी मैदान है वो कहाँ से आए? वो टेथिस सागर की देन है। जब टेथिस सागर लाखों सालों में धीरे धीरे पीछे हटा तो वो अपने पीछे रेत और उपजाऊ मिट्टी की परतें छोड़ गया। अच्छा। इसी से थार मरुस्थल और पूर्वी उपजाऊ मैदान बने। इसीलिए आपको राजस्थान में एक तरफ दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ मिलते हैं और दूसरी तरफ एक प्राचीन समुद्र का रेतीला तल। तो जमीन खुद ही अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर बनी एक पहेली है। क्या यही उलझी हुई कहानी इसके राजनीतिक इतिहास में भी दिखती है? मुझे यकीन है कि इन सब रियासतों को एक साथ लाना भी इतना ही मुश्किल रहा होगा। मुश्किल से भी कहीं ज्यादा। आप सोचिए, आजादी के समय आज का जो राजस्थान है वो 19 रियासतों, 3 ठिकानों लावा, कुशलगढ़, नीमराणा जी और अजमेर मेरवाड़ा नाम के एक केंद्र शासित प्रदेश में बिखरा हुआ था। हर किसी का अपना राजा, अपना कानून, अपनी पहचान। इन सबको एक साथ लाने का जिम्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन पर था। और नोट्स बताते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में 8 साल 7 महीने और 14 दिन लगे। 8 साल 7 महीने 14 दिन? ये तो लगभग एक दशक हो गया। मतलब ये कोई आसान काम तो बिल्कुल नहीं था। ये बहुत ही धैर्य का काम था, जिसमें बातचीत, दबाव, कूटनीति सब कुछ शामिल था। ये पूरा एकीकरण 7 चरणों में, मतलब 7 स्टेजेस में पूरा हुआ। हर चरण में कुछ रियासतों को मिलाकर एक बड़ी इकाई बनाई जाती थी। हाँ। तो इस पहेली को सुलझाने का पहला कदम क्या था? पहला चरण 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ, जब अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर को मिलाकर मत्स्य संघ बनाया गया। ये एक
एक शुरुआत थी ये दिखाने के लिए कि हाँ, एकीकरण संभव है। और बड़े खिलाड़ी कब शामिल हुए? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर जैसी बड़ी और शक्तिशाली रियासतें उन्होंने अपनी सत्ता इतनी आसानी से कैसे छोड़ दी होगी? वो सबसे महत्वपूर्ण कदम था। चौथा चरण 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर जैसी बड़ी रियासतें वृहद राजस्थान में शामिल हुई। अच्छा, ये एकीकरण की सबसे बड़ी सफलता थी और इसीलिए 30 मार्च को आज भी राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस राज्य ने अपना अंतिम रूप कब लिया, जो आज हम नक्शे पर देखते हैं? विलय की प्रक्रिया चलती रही और आखिरकार 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को जब अजमेर मेरवाड़ा का विलय हुआ, तब वो राजस्थान बना जिसे आज हम जानते हैं। और इसी के साथ इसका प्रशासनिक ढांचा भी विकसित हुआ होगा। बिल्कुल, जैसे 1949 में संभागीय व्यवस्था शुरू हुई, जिसे 1962 में बंद कर दिया गया। बंद कर दिया गया, क्यों? उस समय की सरकार को शायद ये व्यवस्था जरूरी नहीं लगी, लेकिन फिर 1987 में हरिदेव जोशी सरकार ने इसे फिर से शुरू किया। अच्छा, तो ये व्यवस्था आज भी लागू है? हाँ, और हाल ही में 2023 में इसका विस्तार भी किया गया है। ये दिखाता है कि एक राज्य का बनना सिर्फ एक बार की घटना नहीं है, उसका प्रशासनिक विकास वो लगातार चलता रहता है। ठीक है, तो राज्य बन गया है, अब इसे जरा ग्लोब पर रखते हैं। हमारे नोट्स में इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिए हुए हैं, पर ये नंबर, ये आम इंसान के लिए क्या मायने रखते हैं? देखिए, ये नंबर ही राज्य के पूरे चरित्र को तय करते हैं। अगर हम लैटिट्यूड यानी उत्तर से दक्षिण की बात करें, तो ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। 23 डिग्री 3 मिनट्स नॉर्थ। हाँ, और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है। और लॉन्गिट्यूड यानी पूर्व से पश्चिम, वो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। चलिए, इन नंबरों को असल जगहों से जोड़ते हैं। नोट्स के हिसाब से सबसे उत्तरी कोना है श्री गंगानगर का कोड़ा गांव। कोड़ा गांव, सही। और सबसे दक्षिणी कोना है बांसवाड़ा का बोरकुंड गांव। जी। और पूरा पश्चिम की बात करें तो सबसे पश्चिमी छोर पर है जैसलमेर का कटरा गांव और सबसे पूर्वी छोर पर धौलपुर का सिलाना गांव। इन 4 कोनों के बीच पूरा राजस्थान बसा है। यहाँ पर मेरे लिए इन नोट्स का सबसे मजेदार हिस्सा आता है। इस विशाल फैलाव का असर समय पर पड़ता है। इसमें लिखा है कि राज्य के पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच सूर्योदय में 35 मिनट और 8 सेकंड का अंतर है। ये कैसे काम करता है? इसका सीधा संबंध लॉन्गिट्यूड से है, मतलब देशांतर से। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगते हैं। 4 मिनट? हाँ, और राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी छोर में लगभग 9 डिग्री का अंतर है। तो अगर आप 9 को 4 से गुणा करें तो आपको लगभग 36 मिनट मिलते हैं। हमारे स्रोत का 35 मिनट 8 सेकंड का आंकड़ा बिल्कुल सटीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब धौलपुर में सुबह के 6 बजे सूरज उगता है और लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं, हाँ, तो जैसलमेर में उस वक्त घड़ी में सुबह के 5:24 ही हो रहे होते हैं। वहां के लोगों को सूरज देखने के लिए आधा घंटा और इंतजार करना पड़ता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक रोचक तथ्य नहीं है, ये उस विशाल आकार को दर्शाता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे भारत का 10.41% है। जी, 10.41%। और ये जर्मनी और जापान जैसे देशों से भी बड़ा है। और इतने बड़े राज्य की सीमाएं भी जाहिर है बहुत लंबी होंगी। नोट्स में कुल लंबाई 5,920 किलोमीटर बताई गई है। हाँ, और इसे 2 हिस्सों में देखना चाहिए। एक है 1,070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, जो पाकिस्तान से लगती है। सही। और बाकी की जो 4,850 किलोमीटर की सीमा है, वो देश के 5 राज्यों से लगती है। मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी 1,600 किलोमीटर और पंजाब के साथ सबसे छोटी सिर्फ 89 किलोमीटर। बिल्कुल। बाकी 3 हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश हैं। लेकिन यहाँ कुछ भौगोलिक पहेलियां हैं जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। जैसे झालावाड़ जिला, वो अकेले ही मध्य प्रदेश के साथ 520 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ये सच में अनोखा है। एक जिले की सीमा पूरे राज्य की पंजाब के साथ लगी सीमा से 5 गुना से भी ज्यादा है। और फिर विखंडित जिले भी हैं, कोटा और चित्तौड़गढ़। मैं इसे समझने की कोशिश कर रही हूँ। विखंडित मतलब इनके कुछ हिस्से मुख्य जिले से कटे हुए हैं, जैसे कोई द्वीप हो। तो क्या चित्तौड़गढ़ के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए आपको मध्य प्रदेश से होकर गुजरना पड़ता है? बिल्कुल। चित्तौड़गढ़ का जो भैंसरोड़गढ़ वाला हिस्सा है, वो मुख्य जिले से अलग है और बीच में मध्य प्रदेश का इलाका आता है। इस वजह से ये दोनों जिले
कोटा और चित्तौड़गढ़ मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। ये तो प्रशासन के लिए भी एक चुनौती होती होगी। यकीनन। और फिर ये चौराहे वाले जिले का कॉन्सेप्ट है, हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा। ये 2 राज्यों से अपनी सीमा साझा करते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि इन जगहों पर संस्कृति की एक खिचड़ी पकती होगी। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, खिचड़ी। तो ये सिर्फ नक्शे पर लाइनें नहीं हैं, ये रोजमर्रा की जिंदगी में घुल मिल जाती हैं। जैसे हनुमानगढ़ में आपको राजस्थानी के साथ साथ पंजाबी और हरियाणवी का गहरा असर दिखेगा। और धौलपुर में राजस्थानी, ब्रज जो यूपी की है, और बुंदेली एमपी की का संगम मिलेगा। बोली में, त्योहारों में, खाने पीने में आपको ये मिली-जुली संस्कृति साफ नजर आएगी। तो हमने इंसानों की बनाई सीमाओं की बात की, अब बात करते हैं प्रकृति की बनाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा की, जो इन नोट्स में हाईलाइटेड है, कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हाँ, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा राजस्थान के बिल्कुल दक्षिणी सिरे से गुजरती है। जी, ये डूंगरपुर जिले को बस छूकर निकलती है और बांसवाड़ा के लगभग बीच से गुजरती है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई करीब 26 किलोमीटर ही है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। इसका सीधा मतलब हुआ कि बांसवाड़ा में सूरज की किरणें राज्य के किसी भी और हिस्से से ज्यादा सीधी पड़ती हैं, और सबसे उत्तर में बसे श्री गंगानगर में सबसे तिरछी। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा असर 21 जून को दिखता है ना? हाँ, 21 जून को सूर्य सीधा कर्क रेखा के ऊपर होता है। तो उस दिन बांसवाड़ा में दोपहर 12 बजे आपकी परछाई लगभग गायब हो जाएगी, क्योंकि सूरज ठीक आपके सिर के ऊपर होगा। और यही दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। सही। ये सिर्फ एक मजेदार खगोलीय घटना नहीं है। इन नोट्स के मुताबिक भूगोल की यही खासियत राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक अवसर बन गई है। आप सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं ना? जी, जोधपुर को सूर्य नगरी या सन सिटी भी कहा जाता है। सूर्य नगरी, क्योंकि वहां साल में सबसे ज्यादा घंटे धूप रहती है। और इसी प्राकृतिक वरदान का नतीजा है कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क, भड़ला सोलर पार्क, वो जोधपुर के पास ही बनाया गया है। ये भूगोल को अर्थव्यवस्था में बदलने का एक शानदार उदाहरण है। और सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अगर 21 जून सबसे लंबा दिन है, तो 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होगा। बिल्कुल। तब सूरज की किरणें सबसे ज्यादा तिरछी होती हैं, जिससे राज्य में साल की सबसे लंबी रात और दोपहर में सबसे लंबी परछाइयां बनती हैं। तो आज हमने देखा कि राजस्थान की कहानी कितनी गहरी